चलिए जी, लास्ट क्लासेस में हमने शेयर मार्केट को समझा था और शेयर मार्केट को समझने के बाद ये बहुत ही हमारे लिए आसान है कि हम समझें कि म्यूचुअल फंड क्या है। जिन लोगों ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा वो लोग पुराने लेक्चर्स में जाके देख लें कि शेयर मार्केट क्या है। जिन्होंने नहीं भी देखा तो आज हम ऐसी क्लास कर रहे हैं कि यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर हम चैप्टर की बात करें तो बात है रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट यानी कि IRDAI। लेकिन आज हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम रोल ऑन एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड। उसमें से भी सबसे पहले हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा डायग्रामेटिक स्टाइल लेता हूं जिसमें आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए और इस अच्छी क्लास को लेने के लिए चलिए हम कुछ इस कहानी को कुछ हम इस तरह से शुरू करेंगे। चलिए जी, तो हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 कैटेगरी लोगों की बना रहा हूं। आप हैं, कोई और है, कोई और है। 3 कैटेगरी को लेके हम इसमें चलेंगे और 3 कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सरप्लस, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि एक कैटेगरी हाई वाली। मैंने बोला हाई, क्या हाई? तो हाई की अगर मैं बात करूंगा तो हाई क्या है? सरप्लस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ठीक, नॉलेज। तो एक बास्केट मैंने इन लोगों की बना ली। इन लोगों को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। ऐसे लोग जो हाई सरप्लस, हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और हाई नॉलेज रखते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो सीधे जाते हैं और कहाँ जाते हैं? कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट में सीधे जाते हैं और पैसा लगाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास 20,000, 25,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख होते हैं, अच्छे पैसे वाले लोग, या हम कहते हैं 2 लाख से ऊपर वाले। तो ये लोग पैसा सीधे शेयर मार्केट को देते हैं और सीधे शेयर मार्केट से इनको मिल जाते हैं क्या? शेयर्स। लेकिन कौन लोग हैं? अभी मैंने कैटेगराइज कर दिया, ये वो लोग हैं जिनके पास हाई सरप्लस है, जिनके पास हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, डूब जाए तो कोई बात नहीं, और नॉलेज भी इनको होती है, तभी ये डायरेक्ट, ये कौन सा चैनल है? डायरेक्ट चैनल है जो ये कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट में जाके पैसा लगाते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं। ऐसे लोग जो इस हाई से कहां आ गए? मीडियम पे आ गए, यानी उनके पास सरप्लस भी मीडियम लेवल का है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी मीडियम लेवल की है और नॉलेज भी मीडियम लेवल की है। तीनों चीजें मीडियम लेवल की है। ये वो लोग हैं जो लोग कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कोई हमें बीच में गाइड कर दे, और वो गाइड करने के लिए बीच में यहां पर एक बीच में इंटरमीडिएटरी लेते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोकर्स या ब्रोकरेज हाउसेस। ठीक है, तो ब्रोकर्स या ब्रोकरेज हाउसेस, जैसे कि आपको पता है कार्वी, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग और बहुत सारे आनंद राठी वगैरह, ये सब क्या है? इंडिया बुल्स। ये सारे ब्रोकर या ब्रोकरेज हाउसेस हैं। ये क्या करते हैं? इसका पैसा लेते हैं और अपने थ्रू, अपने गाइडेंस से शेयर मार्केट में लगाते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं और शेयर सीधे इनके खातों में आता है। तो शेयर तो इनके खातों में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी आ रहा था, लेकिन यहां पर एक मीडिएशन प्रोसेस आ गया, यानी वो कोई लोग बीच में मदद लेते हैं किसी से।
थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। अब हम वो बात करते हैं जो तीसरे तरह के लोग हैं, और तीसरे तरह के लोगों को हम बोलेंगे लो। अब लो क्या क्या लो? लो सरप्लस, लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, लो नॉलेज। ये तीन कैटेगरी इसमें लो वाली हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मेरा पैसा कैपिटल मार्केट में लगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? ये तीनों चीज बहुत लो कैटेगरी है। पैसा भी कम है, कहीं थोड़ा सा है वो लगाया वही डूब गया, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड यानी एक ट्रस्ट कंपनी को उठाते हैं। किसको? ट्रस्टी कंपनी को उठाते हैं, जिसको हम यहां ध्यान रखिएगा एएमसी भी बोलते हैं, ट्रस्टी कंपनी भी बोलते हैं, और एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसके अलावा हम इसको म्यूचुअल फंड कंपनी भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड नहीं बताया, मैंने बताया म्यूचुअल फंड कंपनी। ये वो लोग होते हैं ये जो एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और बहुत तगड़ा कंट्रोल इनका सेबी पर, सेबी इनको बहुत अच्छे कंट्रोल में रखती है। और ये क्या करते हैं, उसके अलावा कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं इनकी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से रजिस्टर करते हैं, अपने आप को ट्रस्टी कंपनी के नाम से करते हैं, म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। यहां से जो इन्वेस्टर है, यहां से जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर पैसा इनको देता है, और ये पैसा इकट्ठा होके, सपोज करिए हम यहाँ पे 50 करोड़, बहुत स्मॉल सा अमाउंट ले लिया, 50 करोड़, ये पूरा पैसा इस कंपनी को दिया, शेयर मार्केट में नहीं गया। यहां पर आप देखिए, यहां पर पैसा सीधे सीधे शेयर मार्केट में जा रहा था, यानी पैसा शेयर मार्केट में जा रहा, यहां पैसा शेयर मार्केट में नहीं जा रहा है। और ये कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करके, पूल ऑफ पीपल का, लोगों का पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है, ठीक है, लगा दिया, ठीक। तो ये जो पैसा यहां लगाती है, और शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट से इनको क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। और उन शेयर्स का जो बंडल है, उनका अमाउंट है, वो इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को ये कंपनी यहां इन्वेस्ट करने के बाद जो शेयर्स होते हैं, उस पैसों का यूनिट बना देती। क्या यूनिट? ये ध्यान रखिएगा, यूनिट। तो यूनिट बना करके इन सब लोगों को देती है, यूनिट। यहां शेयर्स का नाम यूनिट हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ? म्यूचुअल फंड एक ऐसी ट्रस्टी या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो कंपनी ऐसे लोगों को जिनके पास सरप्लस ज़्यादा नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, और नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को बेनिफिट करने के लिए एक गवर्नमेंट ने ऐसा अरेंजमेंट किया है। जैसे आपको पता होगा, इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसका नाम है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि सरकार ने बनाया था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोग कैपिटल मार्केट में पैसा लगाएं, और उनके लिए एक बहुत हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक तरह से बात हुई पूरी कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू पैसा कौन लगाते हैं, और इस पूरे चार्ट से आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे इस म्यूचुअल फंड के बाद, म्यूचुअल फंड में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप म्यूचुअल फंड समझ गए, अब म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं।
अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो कंपनी की जैसे हमने बात करी, एक कंपनी को एक ट्रस्टी कंपनी की तरह अपने आप में रजिस्टर कराना पड़ता है और वो सेबी से अप्रूवल लेके ही म्यूचुअल फंड का काम कर सकती है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहली तो हमने बात करी है कि कंपनी हो गई वो। अब कंपनी में कौन लोग होते हैं? कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो हमें समझना है, वो फंड मैनेजर होते हैं। कौन होते हैं? फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर क्या करते हैं? ये फंड मैनेजर हमने बताया था, जो बहुत सारे लोग हैं, ये लोग, इन लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, जिसको हम फंड बोल रहे हैं। ठीक है, इन लोगों का फंड क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। यानी वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस पैसे को मैनेज करते हैं। अब सुनिएगा, यहां पे बहुत चीजें समझने की है कि ये पैसा हो सकता है कि 50 करोड़ हो या 500 करोड़ हो और या 500 करोड़ हो। ऐसी स्थिति में यहां पर एक फंड मैनेजर हो सकता है जो आपके 50 करोड़ को मैनेज कर रहा है। अगर हम बात करें 500 करोड़ की, तो यहां पे 2 हो सकते हैं, और अगर हम बात करें 500,000 करोड़ की, तो वहां पे 3 या 3 से ज्यादा भी फंड मैनेजर हो सकते हैं। और ये फंड मैनेजर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। शेयर मार्केट का इनको बहुत डेप्थ एनालिसिस ज्ञान होता है, और ये जब फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करते हैं, इनका काम होता है उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टर को बेनिफिटेड करना। ये बात समझ में आ गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फंड मैनेजर, मान लिया एक फंड मैनेजर है, वो 50-50 करोड़ के 3-4 फंडों को भी मैनेज कर सकता है। अगर वो फंड कम है तो उनको आराम से वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, चलिए इतना भी समझ में आ गया, और आगे चलते हैं। हमने बता दिया कंपनी क्या है, और हमने बता दिया कंपनी के अलावा फंड मैनेजर कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो जरूरत है हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आपके पास पैसा, जो कि 500 से स्टार्ट हो सकता है। 500 रुपए से स्टार्ट करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात। सेकंड बात करते हैं, दूसरी बात, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड होता है पेन नंबर। थर्ड हो गया KYC। ठीक है, अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप ये समझ लीजिएगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डीमेट अकाउंट है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। पैन नंबर की जहां तक बात करूं, पैन नंबर जो है, जैसे कुछ सिक्किम स्टेट में पैन नंबर का कंपल्सन नहीं है, तो वहां पर उन लोगों को अलाउड है अगर वो सिक्किम के सिटीजन्स हैं। ठीक है, और KYC का पूरा नॉर्म्स, जैसे आपको पता है आजकल आधार कार्ड, जो भी आपका अकाउंट खोलने में लगभग KYC लगता है, वो लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह से, इतनी एलिजिबिलिटी आपकी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। अब लेकिन आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट फंड का, म्यूचुअल फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन ये शेयर में आता है। यहां पर इस इनिशियल पब्लिक ऑफर को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है NFO, न्यू फंड ऑफर। क्या बोलते हैं? न्यू फंड ऑफर। अगर आपने वो क्लास ली है, आप IPO के बारे में जानते हैं, तो जैसे IPO आने से पहले आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता है सेबी में, बिल्कुल ठीक उसी तरह उस फंड मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, जो स्कीम लेके आ रहा, रजिस्ट्रार है जो, वो स्कीम लेके आ रहा है, स्कीम के फीचर्स के साथ सेबी में क्या देना पड़ेगा? सेबी में ऑफर देना पड़ेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या देना पड़ेगा? ऑफर डॉक्यूमेंट। आपने एक डायलॉग बहुत सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। जितना आराम से मैंने बोला उतने आराम से नहीं बोलते हैं ऐड में,
पड़ करके बोलते हैं, क्यों? वो डिस्क्लेमर होता है। आपको इस ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ के उस स्कीम के बारे में, किसके बारे में? स्कीम। तो ये जो एनएफओ आती है वो किसकी आती है? एनएफओ जो होता है स्कीम का होता है। और म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा पब्लिक से लिया जाता है वो किसी स्कीम के नाम से लिया जाता है। आईपीओ में पैसा लिया जाता है किसी कंपनी के नाम से। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब क्या हुआ, आपने ये तय कर लिया, आपको एक इंटीमेशन मिल गई, कोई एनएफओ आया हुआ, न्यू फंड ऑफर आया हुआ, वो स्कीम आई हुई है। अब स्कीम क्या होती है? स्कीम भी 1000 तरह की हो सकती हैं। तो अब हमें यह समझना है कि जब हमें यह मालूम हो गया कि सेबी ने, अच्छा, सेबी जब ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी में जाता है तो उसमें भी कुछ समय तक सेबी उसमें अगर ऑब्जेक्शन ना करे 21 दिन तक, तो ही उसका एनएफओ आ सकता है, यानी स्कीम आ सकती है। ठीक है, अब ये स्कीम आ गई, फंड मैनेजर ये स्कीम के तहत आपसे पैसा मांग रहा है और ये लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक खास बात होती है, इसमें अगर आपने पैसा लगाया होता है तो पैसा आपको, मतलब जो यूनिट्स हैं वो मिल जाती हैं। इसमें इस तरह का जैसा उसमें कोटा होता था आईपीओ वगैरह में, ओवर सब्सक्राइब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना भी आप पैसा लगाते हैं, अगर आपने खूब लोगों ने पैसा लगा लिया, मान लिया पैसा उन्होंने सोचा था 2000 करोड़ आ गया 20,000 करोड़, तो क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर 20,000 करोड़ होगा तो बहुत सारे फंड मैनेजर लगा दिए जाएंगे उस काम में और आपका फंड वो मैनेज करेंगे। उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है और कमीशन मिलता है, वो आपके पैसों को ख्याल करके, एनालिसिस करके लगा के आपको रिटर्न देने की सोचते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्कीम क्या होती है। आपको समझना पड़ेगा स्कीम क्या होती है। स्कीम समझने के लिए हम नया वो ले लेते हैं। चलिए, अब आपको स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको समझना है स्कीम क्या है। कैसे समझेंगे आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले या ना ले? तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड को यहां डिवाइड करता हूं नंबर 1 पार्ट में टैक्स स्टाइल में, यानी टैक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इन्वेस्टमेंट करा रहा हूं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है वो कौन सी है, यानी टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आपके मन में सवाल आता है, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने से टैक्स में बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल। कब मिलेगा? अगर इनकम टैक्स के आईटी एक्ट के 8080 सेक्शन में उस स्कीम का परमिशन लिया गया है। अभी हमने बोला सेबी को, जब स्कीम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमने यहां भरा था तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बोला गया है कि ये स्कीम कैसी है, या तो टैक्स वाली है, टैक्स बेनिफिट वाली है, या नॉन टैक्स बेनिफिट वाली है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट वाली है या नॉन टैक्स बेनिफिट वाली है, तो ये क्लियर आपको कर दिया था। और इसको एटीसी 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी एटीसी में आपको उस म्यूचुअल फंड में क्या होती है, इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है जितना आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी ओवरऑल सीलिंग है। हालांकि अब टैक्स सिनेरियो बहुत बदल गए हैं, लेकिन अगर उस स्कीम में ऐसा है और गवर्नमेंट अप्लाई कर रही तो होगा। और इसी को हम, इन स्कीमों को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी टैक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या कहलाती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ ELSS और इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा आप सोचिए, मैं थोड़ी सी देर में बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो, तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। अब मैं ले रहा हूं दूसरी स्कीम। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी स्कीम हमें देखना पड़ेगा ओपन एंडेड, यानी दूसरे का A और B है क्लोज एंडेड। क्या है? क्लोज एंडेड। क्लियर हो गया? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो अगर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड की बात हम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ओपन एंडेड को आपको समझना है। तो ओपन एंडेड स्कीम्स वो होती हैं जिसमें एनी टाइम एंट्री, क्या बोला मैंने, एनी टाइम
एंट्री और एनी टाइम एग्जिट इसका मतलब हुआ आप उस म्यूचुअल फंड को कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं। ये ओपन एंडेड है। लेकिन क्लोज एंडेड की बात आई, क्लोज एंडेड स्कीम में, तो इसमें क्या है, एंट्री कब होगी, ये ध्यान रखना जरा इस बात को। एंट्री जो होगी ओनली ड्यूरिंग NFO पीरियड, NFO न्यू फंड ऑफर पीरियड। इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी, NFO में से एक क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड के NFO कितने दिनों के, IPO तो अधिकतर 3 दिनों में लुट जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड के NFO जो होता है 28 और 30 दिन तक भी चलते रहते हैं। डेट स्कीम के NFO लंबे भी चलते हैं, तो उसमें आपको अच्छा समय देते हैं। क्यों? इसलिए उसका रीजन समझ लीजिए क्यों ऐसा है। मैंने यहाँ बताया था कि ये किन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, जो लोग लो नॉलेज रखते हैं, उनको अवेयरनेस में टाइम लग सकता है। ठीक है, चलो ये तो बात हुई परचेज की। यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, परचेज बीच में लिख देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है, म्यूचुअल फंड में सब्सक्राइब नहीं होता, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, परचेज होती है। ठीक है, IPO में सब्सक्राइब होता है। ठीक, परचेज के अलावा यहां पे है सेल करना या रिडीम करना। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड को सेल करने को हम रिडीम बोलते हैं, म्यूचुअल फंड को सेल करने को हम लोग रिडीम बोलते हैं। ठीक है, परचेज और सेल या रिडीम। ठीक, अब इसमें क्या है, परचेज सेल रिडीम, यहां बोला कभी भी आप एग्जिट कर रहे हैं यानी बेच लें। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो उसमें होता है आफ्टर पीरियड। क्या होता है? आफ्टर क्लोज पीरियड। अब क्लोज पीरियड क्या होता है, जैसे ये म्यूचुअल फंड आया तो इसने बोला 5 ईयर का है, ये स्कीम में बताएगा आपको, ये स्कीम में बताएगा, ये स्कीम में बताएगा। जितने में यहां टाइप लग रहा हूं ये सारी चीजें आपको स्कीम से मालूम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको 5 साल दिया है तो 5 साल, तो आप 5 साल से पहले सेल नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। यानी अगर उसमें परमिशन है पहले की तो प्री मैच्योर पे पेनल्टी लगेगी। देखो एक तरीका ये हो गया, ये ऐसा म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा तरीका हो गया ये म्यूचुअल फंड होता है। अब हम अगले तरीके की तरफ चलते हैं। आता है नंबर 3। नंबर 3 आता है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर। अब सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की बात मैं करता हूं, जैसे आपको पता है IT सेक्टर, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका फार्मा सेक्टर, ठीक है, आपका ऑटोमोबाइल। तो ये क्या है कि स्कीम में लिखा होगा, जब आप स्कीम आएगी रजिस्ट्रार बोलेगा कि भैया ये IT सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका पैसा कहां लगने वाला है। क्लियर हो गया? और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेक्टर के बाद मैं अगला हेडिंग ले रहा हूं, ये सारे म्यूचुअल फंड के टाइप हैं। कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन में आमतौर पर हम लोग कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले है स्मॉल कैप, फिर है मीडियम कैप और फिर है लार्ज कैप। ठीक है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, अब लार्ज कैप। अब आमतौर पर क्या होता है कि स्मॉल कैप में आमतौर पर 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी कैपिटल वाली ले ली, इसमें ले लिया 50 से 250। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। मोर देन 250 करोड़ की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आ गई। तो आप समझ गए कि मेरा पैसा कहाँ लगने वाला है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप में अधिकतर ऐसा होता है जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो बहुत स्टेगनेंट प्रॉफिट देती हैं
और मिड कैप और स्मॉल कैप का पता नहीं होता है कि रातों रात कितना कमाई कर जाएं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना कि आप पैसे कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलो अगली स्कीम के बारे में चलते हैं। इनकम फंड, ठीक है। अब इनकम फंड वो होते हैं जो अधिकतर अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, डेट मार्केट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। कहाँ लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अब इससे आपको क्या फायदा मिला, इस जानकारी से आप लोग समझ जाएंगे कि भैया पैसा वहां लग रहा है जहां पर रिस्क कम है, चाहे थोड़ा कम रिटर्न आ जाए। तो ऐसे फंड को इनकम फंड कहते हैं, या कैश फंड भी बोलते हैं इसको हम, कैश फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश फंड। यहाँ पर अधिकतर जैसे आपको रिटायरमेंट में 25 लाख रुपए मिला, तो आप चाहते हैं बैंक की जगह कहीं और कर दूं, तो आप इनकम फंड में डाल सकते हैं। वहाँ पे डेट सिक्योरिटी का रिटर्न मिलता है, मनी मार्केट में मिलता है, ठीक है। चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं, और इस आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ELSS की फुल फॉर्म। हो सकता है कई लोगों ने उसका आंसर दिया हुआ स्क्रीन पे देख रहा। इसका आंसर है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्या इसका आंसर, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो एक बार मैं इसकी बैटरी बदल रहा हूं, प्लीज वेट करिए। अंकुश शुक्ला जी, आपने बोला हुआ है कि अगर हमारा जो है क्लोज एंडेड में पहले जाएगा तो एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड ही का मतलब ये होता है जब आप म्यूचुअल फंड सेल या रिडीम करके जा रहे हैं तो उसमें लगने वाले खर्चे को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2-3 लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल गुड गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक लिंक को जो उसका था वो नेटवर्क की वजह से वो गड़बड़ हो गया था, दूसरा लिंक बनाया। 30 लोग अगर वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसलिए मैंने पोस्टपोन करना सही नहीं समझा। जब तक टेक्नोलॉजी हमें साथ दे रही तब तक हम इस क्लास को ज़रूर करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट इन लोगों से सभी से है, कृपया एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर क्लास ख़राब है तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास ख़राब है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, और क्लास अच्छी हो रही तो लाइक कर दीजिए। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड इसका वेट कर रहा हूं आप लोगों के लाइक का। दीपासना श्रीवास्तव पूछती हैं, पीरियडिक रीपरचेज एट NAV रिलेटेड प्राइस मीन्स। पीरियडिक रीपरचेज एट NAV रिलेटेड प्राइस मीन्स, पीरियडिक रीपरचेज होती है आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, जिसमें आप क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली लेते हैं। तो उस समय जब आप खरीदेंगे तो उस समय का जो NAV होगा वो आपको पड़ेगा, और NAV के लिए आपको क्लास में बने रहना है। NAV का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको इस क्लास में कवर करना है। चलिए जी, तो इतना क्लियर होगा। हम अभी स्कीम नंबर 1, 2 के बाद पहुंचे हम लोग कहाँ पे, 3, 4, 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली स्कीम का मैं नाम ले रहा हूं, और उसका नाम है इंडेक्स फंड, जिसको आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि व्हाट इज इंडेक्स फंड। 6 नंबर स्कीम, 6 नंबर स्कीम हमारी है इंडेक्स फंड। क्या है, इंडेक्स फंड। अब इसके बारे में भी आपको बहुत साफ साफ बता दूं, इंडेक्स फंड वो होता है जो आपका फंड मैनेजर स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट पहले से डिसाइड है वहीं करेगा। जैसे उसने बोला हुआ, हम क्या करते हैं, स्कीम का नाम लगते हैं BSE 30, BSE 80, BSE 100। इसका मतलब साफ साफ है, आपके इन्वेस्टमेंट से पहले स्कीम में बता दिया कि आपका ये इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो कहां होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 जो टॉप शेयर है वहां होगा। आप समझ गए, इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। चलिए अगला बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कई लोगों को समझ में नहीं आता। फंड ऑफ फंड मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। फंड ऑफ फंड, देखिए इस फंड ऑफ फंड में क्या होता है
कि एक कंपनी, जैसे मान लिया जब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड कंपनी की, उसका मैं अभी और जिक्र करूंगा कौन कौन सी तरह की कंपनियां होती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का बेसिक एक बार आपको क्लियर हो जाए तो सही है। फंड ऑफ फंड में मान लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम निकाली फंड ऑफ फंड की। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा लेगा और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड या अपना ही कोई म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से किसी भी, चारों में से किसी भी पहले से एग्जिस्टिंग चल रहे म्यूचुअल फंड में ये अपना पैसा लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले से बोला मैं फंड ऑफ फंड से स्कीम ले रहा हूं। तो कहां लगाएगा? वो पहले से ही चल रहे अच्छे फंडों की रिसर्च करेगा, वहां पर आपका पैसा लगाएगा। ठीक है, चलिए और अगली बात करते हैं हम लोग। 8th नंबर पे आ गए हम लोग। ठीक है, इतनी सारी जो स्कीम्स हैं, एक होता है गिल्ट फंड। क्या होता है? गिल्ट फंड। अब गिल्ट फंड, ये बेसिकली गिल्ट का आपको पता होना चाहिए, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जाता है। जो भी फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं उन्हीं को हम गिल्ट फंड बोलते हैं। ठीक है, तो साथियों एक तरह से ये एक ओवरव्यू हो गया। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लेने जाएं तो आप इतने पैरामीटर पे अगर देख ले, अब जैसे मान लिया सेक्टर फंड आया, उसने बोला आईटी सेक्टर फंड नाम आ गया उसका, या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ गया, तो आप जस्टिफाई करें, अपने मन से पूछें, अपने गाइडेंस लें कि क्या हमें इसमें करना चाहिए, क्या आईटी सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है, नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि डिसाइड आपको करना है। तो इस तरह से ये स्कीम्स के फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने बेसिक से आप समझ जाएंगे कौन से फीचर्स है। अब बात आई कि जितने हम स्कीम्स पढ़े उनका थ्योरेटिकल, तो जेआईबी वाले जो स्टूडेंट बैठे हैं, जो कल मॉर्निंग की क्लास होगी, इसका जो टेक्स्ट मटेरियल होगा, जो अंडरलाइन करके हम पढ़ते हैं, वो तब हम कवर करेंगे। अब आगे बात करते हैं एक म्यूचुअल फंड की स्कीम कैसे कैसे ग्रो करती है। ठीक है, चलिए, हमने बोला था एनएफओ आता है। एनएफओ आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको यूनिट मिलती हैं, और यूनिट मिलने के बाद कुछ समय बाद आप उसको, यूनिटों को क्या बोलते हैं? रिडीम कर लेते हैं। यानी यूनिट दी, जैसे कूपन होता है ना, डिस्काउंट कूपन आता है, रिडीम कर लिया, पॉइंट्स बनते हैं आपको एटीएम कार्ड वगैरह पे। तो ये प्रोसेस होता है, कंपनी आपके पैसे को रखती है। अब यहां सुनिए, जब एनएफओ आता है तो एक वर्ड आता है एनएवी, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, ये जो नेट एसेट वैल्यू होती है, एनएवी होती है, इस एनएवी में उस म्यूचुअल फंड की यूनिट कितने रुपए की होगी ये डिसाइड होगा। आमतौर पर एनएवी जो है 10 रुपए की यूनिट रखी जाती है। अगर आपने 3000 रुपए लगा दिए तो आप कॉमन सेंस से समझिए आपको 300 यूनिट मिल गई। बहुत आसान बात है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा एक लोड, एक वर्ड होता है, इसको समझिएगा। एक होता है एंट्री लोड, एंट्री लोड, और एक होता है एग्जिट लोड। एंट्री और एग्जिट, जब आप स्कीम के एंट्री करते हैं, स्कीम में एंट्री करते समय जो खर्चा आपसे लिया जाता है उसे एंट्री लोड बोलते हैं, और जो बाहर निकलते समय जब बेच के जाते हैं तो उससे एग्जिट लोड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो नेट एसेट वैल्यू में क्या था? ये 300 यूनिट थी। अब इस एग्जाम्पल को समझिए कैसे फंक्शन करता है। जैसे सपोज कीजिए कंपनी ने पूरा 2000 करोड़ का इकट्ठा कर लिया, 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और इन्वेस्ट कर दिए, और एक साल बाद ये हो गए आपके 2400 करोड़। क्यों हो गए? कि जहां आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वहां पे वो 2000 के जो शेयर थे आज की तारीख में 2400 करोड़ के हो गए। ठीक है, अब यहां देखिए 2000 करोड़ के 2400 करोड़। हम ये मानते हैं जब उसने म्यूचुअल फंड इश्यू किया था उस समय 10 रुपए की एक यूनिट दी थी, तो 10 रुपए की अगर एक यूनिट दी थी, अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 10 से तो इक्वल टू कितने? 200 करोड़ यूनिट्स थी। ठीक है, 200 करोड़ यूनिट। तो एनएवी का फॉर्मूला क्या है? एनएवी का फॉर्मूला समझ लीजिए, एनएवी का है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या है?
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्यों एक्सपेंसेस? भाई 2400 करोड़ के जो हुए, इसमें से हो सकता है 200 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए हो, तो हम लिखेंगे यहां पे 2200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो पहले स्टार्टिंग में आप देखो 200 करोड़ यूनिट थी, आज भी अगर 200 करोड़ यूनिट है तो आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई 11 रुपए। यानी आपने जो 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे एक यूनिट पर, वो यूनिट आज की तारीख में हो गई कितनी? 11 रुपए। और इसको हम बोलेंगे एक तरह से, इसमें परसेंटेज ग्रोथ की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 10% का मुझको क्या हो गया? मुनाफा या बेनिफिट हो गया। 10% का आपको क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और आगे बढ़े। चलो अब हम और आगे जब बढ़ेंगे तो हमने ये समझ लिया कि कैसे यूनिटों की वैल्यू बढ़ती या घटती है। आपकी कोई क्वेरी या वो है तो वो देख सकते हैं। समझ में आ गई हमको? अगर क्लास अच्छी चल रही तो लिख दिए अच्छा चल रहा है, अब चल रहा अच्छा, ठीक है, ओके, चलो गुड गुड। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि आपने म्यूचुअल फंड में सपोज कीजिए 20,000 रुपये लगाए, मान लिया 20,000 में 10% का आपको मुनाफा हो गया, तो 10% का मुनाफा अगर हो गया तो आपको 20,000 का हो गया 22,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये इनकम को, म्यूचुअल फंड की इनकम को या शेयर मार्केट इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, कहते हैं कि इसमें अगर विद इन 1 ईयर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, अगर आपने 1 साल से पहले उसको कर लिया तो 2,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है टैक्सेबल होता है अगर आप 1 साल से पहले वो करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट दी है सरकार ने, जिससे इंडस्ट्री को पैसा मिले, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी पैसा हमने शुरू में बताया था अल्टीमेटली जाकर मार्केट में ही लगता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया हमको। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड की जब हम बात कर रहे थे तो म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेशन है वो सेबी के पास होता है और ये कंपनी फंड मैनेजर के द्वारा अपना करती है। और म्यूचुअल फंड जो कंपनी में जो पैसा होता है एज ए ट्रस्टी रखती है, मतलब उसको क्या है, उस पैसे का ख्याल रखना है, उस पैसे को ट्रस्टी की तरह रख रही है, उसका ख्याल रखना, इसीलिए इसको ट्रस्टी कंपनी भी बोलते हैं। अब इंडिया में म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इंडिया में म्यूचुअल फंड, मैंने बोला कि सबसे पहले जो है 1964 में यूटीआई, इसको आप देख लेना 1964 या 63, यूटीआई जो आया जो कि गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट के बाद कोई गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं आई। अब कैसे? आप कहेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट है, पीएनबी का म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट है, बिल्कुल नहीं, वो प्राइवेट है। तो इसको मैं बोलता हूं ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट की कैटेगरी है वो बहुत तरह की है। प्राइवेट की कैटेगरी में एक तो आते हैं वो बैंक, वो गवर्नमेंट बैंक जिन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना रखी हैं, जैसे एसबीआई, एमएफ और पीएनबी, कैनरा वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसी में प्राइवेट बैंक होते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी बना रखी है, जैसे आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है, एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, और उसके बाद है नॉन बैंक। नॉन बैंक की बात अगर मैं करूं तो जैसे आपका रेलिगेयर म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, ये क्या है, आपके नॉन बैंकिंग वाले हैं, बैंकिंग में नहीं है लेकिन म्यूचुअल फंड में है। और एक कैटेगरी होती है फॉरेन कैटेगरी। फॉरेन कैटेगरी में यानी फॉरेन कंपनीज कैटेगरी में तो आपने फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा, जो लोग जानते हैं, फ्रैंकलिन टेम्पलेटल और फिडेलिटी,
तो ये सब आज तो बहुत सारी कंपनी है हमारे वहाँ पे। तो ये एक इंडिया में म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन में कौन कौन सी कंपनियां म्यूचुअल फंड में काम करती हैं और वो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। जब हम म्यूचुअल फंड की कंपनियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कितनी 8 कैटेगरी बनाई थी। एक कैटेगरी और बनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी आपकी ये कैटेगरी, और इसको मैं बताने के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ। उस एग्जाम्पल में मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ एज, और मैं लेता हूँ प्रॉफिट, और मैं लेता हूँ रिस्क। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है यहाँ पे। इसमें जब मैं बात करता हूं एज कैटेगरी की, तो मैं 3 कैटेगरी में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक इक्विटी, क्या बोल रहा हूं, इक्विटी का जो फंड होता है उसको हम ग्रोथ फंड के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी का जो फंड होता है उसे ग्रोथ फंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है 70 से लेके 100% तक पैसा इक्विटी में लगता है, और इसको अधिकतर 35 ईयर के जो भी यूथ होते हैं, हाई अर्निंग वाले यूथ होते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं। और उनकी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कितनी रहती है, हाई, लेकिन प्रॉफिट के अलावा वो लॉस भी हाई होता है, इसीलिए उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, हाई लोग, यंग जनरेशन वाले लोग लगाते हैं। अब मान लिया दूसरे फंड की बात करूं, तो दूसरे फंड का नाम है बैलेंस फंड, और इसको हाइब्रिड फंड से भी जानते हैं, हाइब्रिड फंड। इसमें 50 से लेके 70% तक इक्विटी का मतलब समझ रहे होंगे आप, इक्विटी का मतलब कोर शेयर में पैसा, कंपनी में पैसा लगना, और बाकी पार्ट किस में लगता है, बाकी पार्ट लगता है डेट में। यानी वो जो फंड मैनेजर है पहले से बता रहा है कि फंड आपकी कौन सी है, बैलेंस फंड है, हाइब्रिड फंड है, आपका 70% तक का पैसा सीधे शेयर मार्केट में जाएगा, बाकी पैसा आपका डेट फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लग सकता है। तो इसमें कौन होते हैं, जो 35 से 50 साल वाले होते हैं, उनको यहाँ पर प्रॉफिट भी फिर उसी हिसाब से और लॉस भी उसी हिसाब से, और उनका रिस्क भी क्या होता है, मीडियम होता है। और तीसरा होता है डेट फंड। तो डेट फंड में क्या होता है, 50 अबव वाले जो होते हैं वो अधिकतर इसमें पैसा लगाते हैं, और इसमें जो है अप टू 30% पैसा इक्विटी में लगेगा, बाकी सारा डेट फंड में लगता है। ठीक है, और इसमें जो होता है प्रॉफिट भी लो हो सकता है और रिस्क भी क्या हो सकता है, लो हो सकता है। इसका आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जो यूथ होता है वो यूथ कौन सी मोटरसाइकिल लेता है, वो यूथ अधिकतर जैसे बड़ी कैटेगरी में आएंगे बुलेट वगैरह जो मजबूत गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, एज उनकी वो होती है, और प्रॉफिट क्या होता है, बहुत अच्छी चलती सब कुछ है, और रिस्क क्या है, बहुत जब तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे इस ग्रुप वाला क्या करता है, स्प्लेंडर वगैरह ले लेता है, और इस ग्रुप वाला क्या है, स्कूटी वगैरह पे चलता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमने ये बताया कि जो फंड्स होते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कौन कौन से एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होते हैं। तो जैसा कि नाम है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगता है, जैसे आपके कॉल मनी और नोटिस मनी, टर्म मनी, आईसीडी का सीडी है, कमर्शियल पेपर है, वहीं पैसा लगता है। तो ये बात हुई हमारे म्यूचुअल फंड के उस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको म्यूचुअल फंड काफ़ी कुछ समझ में आ गया। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम जेआईबी की जो क्लास होगी उसमें ही लाइन टू लाइन कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनएवी की बात भी हमने बता दी। अब आप अपना जो है कोई क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कल हम कवर करेंगे। हाँ, ये हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के और कौन कौन से जो है मोड होते हैं। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अंकुर जी आपने पूछा है, और ये मुझसे स्किप होने वाला था। आपके मन में सवाल है कि डिविडेंड क्या होता है, कंपनी कैसे डिविडेंड देती है, इस पे बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस पे बात करने के लिए मैं इस वाले पेज को, जैसे हम स्कीमों के टाइप पढ़े थे तो डिविडेंड के हिसाब से स्कीम क्या टाइप, मतलब जब आप स्कीम पढ़ेंगे तो डिविडेंड भी देखेंगे उसके बारे में क्या होता। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड के 3 पार्ट होते हैं। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्ट और नो डिविडेंड। अब इसमें क्या है, नो डिविडेंड वाले को हम ग्रोथ स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्कीम भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, जो डिविडेंड पे आउट है, जो डिविडेंड पे आउट है, इस डिविडेंड पे आउट में क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड कैसे मिलेगा आपको, चलिए ये डिविडेंड को समझते हैं हम लोग। तो डिविडेंड को समझते हैं कैसे, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 2000 करोड़ के हमारे मान लिया 2200 करोड़ हो गए सारे। चलिए, तो हमने 3 तरह लिए थे, 1, 2 और 3। तो पे आउट में क्या होता है, पहले पे आउट को समझते हैं। पे आउट में क्या होता है, 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, 2200 हो गए। अब ये 200 आए, देखो तो 200 हमें पता लग रहा कितने परसेंट आए, 10% आए। तो कंपनी क्या करती है कि कहती 10% मुझे मुनाफा हुआ, तो कहती 2% हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, 2% आपको दे रहे हैं। तो वो क्या करेगी, इसमें से 2% आपको देगी, और जब 2% आपको देगी, हाँ जी, तो कंपनी क्या करेगी, ये 200 करोड़ जो है उसका 10% आपको बांटेगी। 10% में से 2% बांटती है मान लिया आपको। तो आपने अगर इनिशियली 2000 रुपीज़ लगाए थे, तो आपको 2% डिविडेंड आ जाएगा। ये आपको डिविडेंड आ जाएगा, 40 रुपये का डिविडेंड आपको आ जाएगा। डिपेंड करता है कितना आपने लिया था। ठीक है, दूसरा था री इन्वेस्ट। अब इसको समझ लीजिएगा, री इन्वेस्ट में क्या होता है, री इन्वेस्ट में जो ये डिविडेंड था इसकी आपको यूनिट दे दी जाती हैं। उस दिन जो रेट होता है एनएवी का, उसके हिसाब से, एनएवी के हिसाब से, मान लिया उस समय 12 रुपये एनएवी है, तो आपको 40 रुपये में 3 पॉइंट समथिंग आपको यूनिट आपके खाते में बढ़ जाएंगी। अब तीसरी स्कीम बोली थी हमने ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में कभी भी वो डिविडेंड की बात ही नहीं करता। वो कहता भैया पैसे लगाए जाओ, बढ़ते जाएंगे, जब चाहो निकाल लेना। तो ग्रोथ स्कीम में क्या होता है, कोई भी डिविडेंड का जिक्र नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो था डिविडेंड स्ट्रक्चर हमारे म्यूचुअल फंड में। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, एक तो आप लंप सम जितना भी चाहे कर दें। दूसरा होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बिल्कुल जो बैंकों में RD होती है उस तरह से होता है। और इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, महीने, क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयरली, कोई भी ऑप्शन लेंगे, आपके अकाउंट से इसी से कटती जाएगी। और उस दिन जो NAV का रेट होगा उतनी यूनिट मिलेगी। सपोज कीजिए आपने 1000 की कर रखी है और उस दिन NAV चल रही है 20 रुपये, तो आपके खाते में 50 जो है यूनिट्स बढ़ जाएंगी। अगले महीने भी 1000 रुपये गए और उस दिन यूनिट का रेट हो गया 25 रुपये, तो 40 हो जाएंगी। ठीक है, और अगले महीने भी गए तो उसके बाद जो हो गया हमारा, मान लिया 40 रुपये हो गए, तो 40 रुपये के हिसाब से आपको जो है 25 यूनिट मिल जाएंगी। तो ये जो है इस तरह से यूनिट्स आपको आपके अकाउंट में आती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट तो कर रखा, लेकिन आप चाहते हैं हर 6 महीने में मेरे खाते में 5-5 हज़ार रुपये आते जाएं, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, हर महीने आपकी यूनिटें सेल होंगी और वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और यूनिट चाहिए तो उसे बोलते हैं एडिशनल परचेज। ठीक है, और अगर आप रिडीम करा रहे हैं, यानी अपनी यूनिटें कंपनी को दे रहे हैं, तो कंपनी को बोलते हैं रीपर्चेज, यानी वो
वापस परचेज कर लेती है, ठीक है। और फंड मैनेजर जो होता है आपके पैसे को देखता है, समय समय पर कितना कितना लगाना है उस तरह करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा होता है उस फायदे में होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? आपने जमा किया केवल 500 रुपये, वो 500 रुपये उस कंपनी ने हो सकता है 30 कंपनियों में लगा रखा हो। वो 500 रुपये 30 में, यहाँ पे लगा हुआ 10 रुपये, यहाँ पे लगा हुआ 180 रुपये, यहाँ पे लगा हुआ 20 रुपये, यहाँ पे लगा हुआ 5। तो हो सकता है 2-3 कंपनी लॉस दें, लेकिन 2-3 कंपनी क्या दें? प्रॉफिट दें। इन ऑन एवरेज आपको बेनिफिट होने के चांस रहते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने पता लगा 2 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाया और कंपनी डूब गई तो सारा पैसा आपका डूब गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा इस मामले में म्यूचुअल फंड में हुआ पूरा। म्यूचुअल फंड के लिए कोई आपका सवाल हो? जो एमफी की बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया अंकुर जी ने। अंकुर जी मुझे बताते आ रहे हैं क्या क्या बताना है। एमफी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बता दूं, सेबी में म्यूचुअल फंड कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन जब हमने बोला कि आप म्यूचुअल फंड लेने जाएंगे, बीच में भी कुछ ब्रोकर होते हैं जिनको एजेंट बोलते हैं। वो एजेंट एमफी द्वारा, एमफी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा उनको लाइसेंस दिया जाता है। उनको एक बेसिक ज्ञान होता है। जिन लोगों ने मेरी ये आज की क्लास ली है वो कल को एक एमफी का एग्जाम देने चले जाओ, आप पास हो जाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी ये क्लास ली और कल वाली भी क्लास ले लेंगे वो एमफी का रजिस्ट्रेशन कर लेना। कई सारे बैंकों में 5-5 हज़ार रुपये इसका ऑनरोरियम भी मिलता है अगर आप पास कर लेते हैं। और एमफी का एग्ज़ाम पास करने के बाद म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए आप एजेंट हो जाते हैं। बैंक में है तो बैंक के कर सकते हैं, या प्राइवेट हैं तो आप अपना म्यूचुअल फंड सेल करने का काम कर सकते हैं। तो एमफी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक इस तरह से जैसे इंश्योरेंस के लिए इरडा काम करती है। तो यहाँ सेबी में कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी ने सेबी ने क्या किया है कि एमफी को एक ऑथराइज कर रखा है कि आप थोड़ा इसके म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा वेलफेयर का काम करें, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन? जैसे हमने यहाँ पे SWP की बात करी थी, वहाँ पे STP होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसको समझ लीजिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान का मतलब होता है कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट में लगा रखा, किसी स्कीम में। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरा इस स्कीम में जो पैसा चल रहा था, आप क्या करें, आप थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते जाएँ, ट्रांसफ़र करते जाएँ कहीं और पे। एक सवाल आया NFO की रेटिंग का। तो देखिए NFO की रेटिंग आपको करानी पड़ती है। NFO की रेटिंग के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो है कलर कोडिंग होती है। NFO में कलर कोडिंग 3 कलर होते हैं। इसमें आपका कलर है ब्लू, येलो और ब्राउन। आपके 3 कलर हैं, एक तो ब्लू है, फिर दूसरा है येलो और तीसरा है ब्राउन। इसमें है नहीं ब्राउन, ये ब्राउन। तो 3 कलर इसमें होते हैं। और जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर वाले में क्या होता है, तो ब्लू जैसा ओशियन का कलर होता है। इसमें क्या होता है, लो रिस्क होता है, और इसमें मीडियम रिस्क होता है, और इसमें हाई रिस्क होता है। तो आप जो है इसको लेबलिंग बोलते हैं, लेबलिंग। तो म्यूचुअल फंड का जब NFO आता है, जो पेज होता है, उस पेज में ये चीज़ें देख करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के बारे में और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई NFO आपको मैं दिखा दूं, NFO कैसे आता है, NFO किस तरह से दिखता है। तो NFO दिखाते हैं आपको। अगर हम बात करें, देखो न्यू फंड ऑफर यहाँ लिखा हुआ है, और न्यू फंड ऑफर में स्कीम के बारे में जो हम बात कर रहे थे, न्यू फंड ऑफर लिखा हुआ है। एक स्कीम के बारे में इक्विटी, डेट एंड अदर पहले ही बता दिया। ये देखिए यहाँ पे कुछ बता रखा है, म्यूचुअल फंड न्यू फंड लिस्टिंग बता रखे हैं। एक्सिस बैंक का, ICICI का है, IDBI का स्मॉल कैप है। देखो जो नाम मैंने सब बोले थे वो नाम अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है निफ्टी, यानी कैसा फंड है, इंडेक्स फंड है। यहाँ बोला हुआ डेट, कैसा फंड है, बॉन्ड फंड है। यहाँ बोला हुआ स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो ये देखो पता लग रहा है, और इसके पुराने NAV और रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फंड का क्लास होता है इक्विटी, डेट और अदर्स। तो इस तरह से कोई अगर आप NFO पढ़ेंगे तो NFO में सारी चीज़ें आपको वो दिखने लग जाएगी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जो
आपका एमफी होता है, एमफी का पंच लाइन क्या है? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ये आता है आजकल ग्रीन कलर के उसमें ऐड में आता है कई बार, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम वो कर रहे हैं। कल की क्लास भी आप लोग मिस मत करिएगा। कल की क्लास अगर आप लेते हैं तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और कवर करेंगे हम। और शुरू में जो दिक्कत आ गई थी, हो सकता है 10-15 लोग उसके बाद सोने चले गए होंगे, क्लास नहीं होगी करके हमने प्रयास किया। हमारी गलतियां हो जाती हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। 9:30 बजे से बिल्कुल हम रेडी थे, जैसे ही लाइव क्लास करने का आया तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। और एक बात और, हमारी क्लासेस लेट क्यों होती हैं? हम मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जितना ज़्यादा हो उतना यूज़ करते हैं। लैपटॉप का यूज़ करते हैं, स्क्रीन का यूज़ करते हैं, बुक का यूज़ करते हैं, स्कैन पेज का यूज़ करते हैं, विंडो खोलते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम पे चलाते हैं, इसलिए शायद हमारी क्लासेस अक्सर वो हो जाती हैं। अगर मैं बिल्कुल सिस्टम लेके, कैमरा लेके पढ़ाने लग जाऊँ तो मेरी क्लास कभी भी डिसमिस ना हो। और ये तो लाइव हम लोग जो है एक DSLR से कर रहे हैं, तो इसके नेट का भी इश्यू आता है। बिल्कुल सारे लोग IPL देख रहे हैं और हम लोग जो है म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भी कई बार हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्षमा आपसे मांगता हूं, और हम कोशिश करेंगे भविष्य में हमारी क्लासेस जो हैं और अच्छी होते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह 10 बजे म्यूचुअल फंड की अगली क्लास के साथ, और शेयर मार्केट का पूरा करेंगे। इस तरह से हम अपनी 6ठी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। एक एक लाइन कवर कर रहे हैं हम लोग। कल हम म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, शेयर मार्केट के भी क्वेश्चन करेंगे। सुबह 10 बजे मिलते हैं, अगर सब कुछ साथ रहा तो। हमारी तरफ से कल सुबह 10 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।